बच्चों, ये आपका हिंदी के प्रश्न उत्तर डाल रही हूँ मैं, जो इम्पोर्टेंट है। इसमें पहले आपको ये पिक्चर दिखाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा लें, और आप इसको ध्यान से देख के पढ़ लेना वीडियो रोक करके। इतना समय नहीं है कि मैं इसमें ज़्यादा समझा पाऊँ, है ना। फिर इसके नीचे बहुविकल्प दिए हुए हैं। ये एक सूचना है ना। ये सूचना है, इसमें लिखा है सूचना पटल पर दिए गए निर्देश किससे संबंधित हैं। तो इसका उत्तर आएगा यातायात के नियमों के पालन से। ठीक है। दूसरा प्रश्न हमें यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए, तो दुर्घटना से बचने के लिए। तीसरा, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए 5 प्रतिज्ञाओं के निर्देश किसने जारी किए थे, तो परिवहन विभाग ने जारी किए थे। सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इस पंक्ति की दूसरी उचित पंक्ति क्या होगी, तो सुखी बना लो जीवन धारा। दुपहिया वाहन कौन सा है, मोटरसाइकिल। कार, ट्रैक्टर, बस, ये 4 पहिए होते हैं इसमें, और मोटरसाइकिल में 2 पहिए होते हैं। ये दुपहिया वाहन का पूछ रहे हैं इसलिए। एक और चित्र दिया हुआ है, इसमें डस्टबिन दिखाई गई है, 2 बच्चे दिखाए गए हैं, कूड़ेदान दिखाया गया है। मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाए, मध्य प्रदेश स्वच्छ मिशन। अब इसके भी प्रश्नों के उत्तर हैं। ये ऊपर दिए गए पोस्टर का उद्देश्य क्या है, तो साफ सफाई का संदेश देना। फिर स्वच्छ शब्द के मूल शब्द को जानने के लिए किस प्रत्यय को अलग करना पड़ेगा। देखो, ये स्व को अलग करना पड़ेगा, इसका उत्तर होएगा स्व। अब आपका अपने आसपास सफाई का बनाए रखने के लिए किस भावना के साथ काम करने की आवश्यकता है, तो अभियान के रूप में। ये आपका आगे के उत्तर हैं, ये आप देख लेना। फिर तीसरा, ये पिक्चर दिया हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। ये चित्र देख करके इसके नीचे ये चित्र में किस अभियान के विषय में बताया गया, तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बारे में बताया गया है। अब एक प्रश्न इन्होंने ये पूछा है, 15 में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना था। अनुपात का मतलब है 100 लड़कों पे लड़कियां कितनी थी, और लड़के 1000 पर 1000 लड़के के ऊपर कितनी लड़कियां थी, 1871, 871 ये थी लड़कियां। मतलब लड़के ज़्यादा हैं अभी और लड़कियां कम हैं। फिर आपका आगे इसी पर और भी प्रश्न के उत्तर दिए हुए हैं, ये आप वीडियो रोक रोक के पढ़ लेना। फिर आपका एक ये आपठित गद्यांश दिया हुआ है, ये भी आपके उसमें आ सकता है, तो ये आप पढ़ना ध्यान से। फिर इसके उत्तर इसमें से करने की कोशिश करना। ये आपका दूसरा आपठित गद्यांश दिया हुआ है, इसके उत्तर यहाँ पर हैं। ये तीसरा आपठित गद्यांश दिया है, आपठित गद्यांश का मतलब होता है जो हमने कहीं पढ़ा नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ने के लिए दिया जाता है, पहले से पढ़ा हुआ नहीं रहता है, तो उसको वहीं पर पढ़ना रहता है और प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। अब मैं आपको आगे प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ। ये आपके अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न उत्तर हैं, जो 2 या 3 नंबर के हैं। अब इसमें से आप एक काम करना कि प्रश्न देखना और उत्तर आपने पहले से कहीं याद किए हुए हैं, तो आप उसी में से याद करना। मतलब ये कि प्रश्न इसका और उत्तर आपका पहले से याद किया हुआ, इसमें से वही उत्तर याद करना जो आपने पहले नहीं किए थे। पहला है, संगीत संजीवनी कैसे बनता है, तो आराधना, साधना और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया है। संगीत की शक्ति से दीप जलाना और वर्षा कराना संगीत की साधना की विजय है। दूसरा है, समाज प्राणीहीन कब हो जाता है, संगीत ऋषि मुनियों और साधकों की
हजारों वर्षों की तपस्या का प्रतिफल है। कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज प्राणहीन हो जाता है। प्राणहीन मतलब जैसे हम गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं, पुतलों से खेलते हैं, तो उसमें जान नहीं होती है ना, तो उसमें मतलब प्राण नहीं होते हैं। फिर तीसरा है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार है, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। आपको अगर इसका विस्तार से समझना है तो मैंने आपका हिंदी में एक पाठ डाला है, आप अपनी बुक के पीछे देखो किस पाठ के पीछे दिए हुए हैं, वो वीडियो देख लेना, आप बहुत विस्तार से बताया है। फिर मुक्तानंद जी के समाचार पत्र पढ़ने के बारे में क्या विचार हैं, इसका उत्तर भी आपको उसमें दिया हुआ है। फिर गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया था, तो ये गौरी शंकर मंदिर का निर्माण त्रिपुरा राजघराने के महाराज कर्णदेव की महारानी अल्हड़ देवी ने सन 1155-56 में विक्रमादित्य ने करवाया था। ये आपके प्रश्न हैं। आगे प्रश्न आप इसमें से देख लेना, जिसका उत्तर आपको ना मिला हो ये आपकी ग्रामर का है। उद्देश्य और विधेय किसके घटक हैं, उद्देश्य और विधेय वाक्य के घटक हैं। वाक्य क्या होता है, वाक्य एक पूरी लाइन होती है जिसका कोई मतलब निकले, जैसे कलम से हम लिखते हैं, है ना, तो इसमें उद्देश्य और विधेय क्या है वो पूछ रहे हैं वो। तन्मय का संधि विच्छेद क्या है, ये दिया हुआ है, तत् धनमय तन्मय ये व्यंजन संधि है। आगे ये दिया हुआ है आपका प्रश्न, ध्वनि की 3 प्रमुख विधाएं कौन सी हैं, स्थूल ध्वनि, ज्योतिर्मय ध्वनि और सूक्ष्म ध्वनि, है ना। ये इसमें और भी उत्तर हैं। आसान पहला है एक और आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है उसकी 3-4 विशेषताएं बताइए। तो आप पक्षी के बारे में ये वाला प्रश्न तो मन से भी लिख सकते हैं। फिर आगे आसन और व्यायाम में कोई 3 अंतर लिखिए, तो ये आपके दिए हुए हैं उत्तर। फिर डॉक्टर हरि सिंह गौर को सर की उपाधि से क्यों विभूषित किया गया, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के संस्थापक और उप कुलपति रहे। नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति का दायित्व भी संभाला, इसलिए अंग्रेजों ने उनको सर की उपाधि से सम्मानित किया। फिर एक प्रश्न है प्राणायाम किसे कहते हैं, आप इसको रोक करके अगर उत्तर ना हो तो पढ़ लेना। ये 22वां नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। 1 नवंबर को हम वर्षगांठ भी मनाते हैं ना। फिर आगे ये सेठ जी वृद्धा के पास क्यों गए थे, सेठ जी वृद्धा के पास अपने बच्चे की जान बचाने की याचना करने गए थे, क्योंकि बच्चा माँ की रट लगाए हुए था, है ना। आगे की ये प्रश्न और मैं आपको वीडियो रोक के बता रही हूँ, तो ये आप देखो। ये आपके रस की परिभाषा दी हुई है और उसके स्थायी भाव भी पूछे गए हैं, है ना। रस आपको आगे भी आ सकता है, 9, 10, 11, 12 तक, मतलब आगे भी कभी कोई आपसे पूछ भी ले तो उसमें भी। रस कब की आत्मा है, ये आपके खाली स्थान में, सही गलत में और वन वर्ड में आ सकते हैं कि रस क्या है, रस काव्य की आत्मा है। रसों की संख्या कुल 10 होती है, लेकिन यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, ये आपको सारणी में
और इसके आगे इसके स्थाई भाव दिए गए हैं। श्रृंगार रस का रति होता है स्थाई भाव, हास्य का रस हास होता है, करुण का रस शोक होता है, वीर का रस उत्साह होता है। ये इसी तरीके से पूछे जाएंगे कि किन्हीं ये निम्नलिखित में से किसी के भी स्थाई भाव बताए, जिसके पूछे जाएं उसके आप बता देना। फिर आगे, बसंतमयी नवरात्रि का समापन किस पर्व पर होता है? बसंतमयी नवरात्रि का समापन रामनवमी पर होता है। ये देखो आगे प्रश्न दिए हुए हैं, इनको आप थोड़ा सा देख लेना। आगे आपके क्वेश्चन है, दूध धारा नाम क्यों पड़ा? ये आपका संगमरमर की चट्टानों वाला जो पार्ट है भेड़ाघाट का, उसका है। आगे प्रश्न है, किन्हीं दो राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिखो। तो ये राष्ट्रीय त्योहार हैं, जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, ये कैसे त्योहार हैं? राष्ट्रीय त्योहार हैं। और होली दिवाली हमारे सामाजिक त्योहार होते हैं। ठीक है, ये देखो आगे दिया हुआ है एक प्रश्न, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। देखो उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, यानी शुरू में, जैसे ये योग लिखा है, योग में बी जुड़ गया तो हो गया ये वियोग। तो प्रारंभ में जुड़कर या लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, तो वो है उपसर्ग। और प्रत्यय, प्रत्यय क्या होते हैं? अंत में लगते हैं, है ना। अंत में जैसे महान, महान में अपने ता जोड़ दिया तो क्या हो गया? ये महानता, है ना। यहाँ पर ता प्रत्यय है। समझ में आ गया? फिर संधि विच्छेद कीजिए। अत्याचार, तो ये अति धन आचार हो जाएगा। वृक्षारोपण, वृक्ष आरोपण। दिगंबर, फिर निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब होता है उल्टा। रक्षक का भक्षक, हर्ष का विषाद, हर्ष माने खुशी होता है, भला का बुरा। अभी आपके दीर्घ उत्तरी दिए हुए हैं, इसमें आपको सबसे पहले करना है, ये जो कविताएं हैं इनके अर्थ बताना है। इन पंक्तियों का संदर्भ सहित भावार्थ लिखना है। ये मैं आपको समझा देती हूँ। अब ये है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए, जैसे उड़ी जहाज का पंछी। ये पहले मैं आपको संदर्भ बता रही हूँ। संदर्भ में क्या आता है? जिस किताब से ये लिया जाता है और पाठ में जो ये कविता दी है उसका नाम क्या है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ पुस्तक भाषा भारती के पाठ भक्ति के पद से लिया गया। यहाँ पे अवतरित है ना, उसकी जगह आप लिख सकते हो कि लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये संदर्भ में इतनी चीज़ें आती हैं, बस आपको पहचानना होगा कि ये किस पाठ का है। तो कविताओं पे भी एक बार निगाह डाल लेना। फिर प्रसंग, प्रसंग में यह है कि सूरदास जी ने अपनी दीनता भरी विनती को स्पष्ट किया। प्रसंग में आता है कि लेखक उसमें किसके बारे में कह रहा है और क्या कह रहा है। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों को छोड़कर उन्हें कहीं और सुख प्राप्त नहीं है। अब इसकी व्याख्या है। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त संसार में मेरे मन को और कहाँ सुख मिल सकता है। जहाज पर बैठे पंछी के लिए विस्तृत समुद्र के बीच केवल जहाज ही आधार होता है। मतलब चारों तरफ पानी ही पानी है, तो आप कहाँ जाओगे? जहाज पर ही सवार रहोगे ना। इसी प्रकार इस विशाल संसार में श्री कृष्ण ही मेरे जीवन रूपी जहाज के आधार स्वरूप हैं। कमल के समान सुंदर नयन वाले श्री कृष्ण का त्याग कर मैं और किसी देवता की भक्ति नहीं करना चाहता। परम पावन गंगा नदी को छोड़कर कोई प्यासा व्यक्ति कुआं खोदकर उसका जल पीने का व्यर्थ परिश्रम करे तो उसे
दुर्बुद्धि ही कहा जाएगा। जिसमें आम के मीठे रस का स्वाद लिया है, वह नीम के कड़वे फल का स्वाद नहीं लेना चाहेगा। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रूपी कामधेनु का त्याग कर मैं बकरी के दूध का दोहन नहीं करूँगा, अर्थात अन्य किसी देव या ईश्वर की मिथ्य भक्ति नहीं करूँगा। देखो ये बहुत बड़ा है, कई बार ये होता है कि इसमें से थोड़ा सा ही देते हैं। जैसे आपका ये दूसरा दिया हुआ है, दिव्य है शक्ति का संदेश, है ना, तो हो सकता है यहाँ से यहाँ तक दे दें वो, या यहाँ से यहाँ तक दे दें। तो आप इसको स्पष्ट पढ़ लेना कि अगर उन्होंने 4 लाइन का पूछा है, 3 लाइन का पूछा है तो उतना लिखना, पूरा दिया है तो पूरा लिखना। अब इसमें संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश राम कुमार चतुर्वेदी चंचल द्वारा रचित ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है शीर्षक गीत से लिया गया है। और इसका प्रसंग क्या है? कवि कहते हैं कि भारत युद्ध नहीं शांति चाहता है, उसे दुनिया को सदैव शांति का संदेश दिया है। अब ये इसकी व्याख्या दी हुई है, तो ये आप पढ़ लेना थोड़ा सा वीडियो रोक करके, है ना। फिर ये तीसरा दिया हुआ है अंध कट के बंद, ये किससे लिया गया है? बर्दे नामक पाठ से लिया गया है। पहला पार्ट जो आपका है उसका, ये मैंने आपकी बुक के चैप्टर में वीडियो आपने देखा, बहुत अच्छे से समझाया है। फिर ये आगे एक और दिया है, ये इसका संदर्भ है, फिर प्रसंग है और ये इसकी व्याख्या दी हुई है। फिर ये आपका 5वें नंबर का बीती ताहे बिसार दे, ये गिरधर द्वारा रचित गिरधर की कुंडलियों से लिया गया है ना। इसमें क्या बोल रहे हैं ये देखो, अभी टाइम की थोड़ी कमी है, आप वीडियो रोक के पढ़ लेना। फिर आगे ये तो अभी जो मैंने ऊपर आपको बताया ये पद्यांश थे, यानी कविताओं के थे। अब ये जो एक दिया हुआ है ये आपका गद्यांश है, गद्यांश और पद्यांश दोनों ही आते हैं। तो ये इसमें भी संदर्भ और प्रसंग लिखना है। इसका संदर्भ है आपका प्रस्तुत पाद्य गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बाल भारती के आत्मविश्वास नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी हैं, है ना। अब इसका प्रसंग, लेखक के अनुसार हतोत्साहित यानी निराश व्यक्ति की सदा अवनति यानी उन्नति कभी नहीं होती की बातें सोचा करते हैं। लेखक के अनुसार हतोत्साहित और निराश व्यक्ति ही सदा अवनति की बातें सोचा करते हैं, ये इसका अर्थ दिया है। फिर आगे दूसरा भी एक दिया है एक लाइन में, मात्र विषयों की जानना ही सच्चा ज्ञान नहीं है ये दूसरा गद्यांश है, ये उसका संदर्भ है। ये पाठ छाया पाठ द्वारा रचित गीता का मर्म से लिया गया, जो आखिरी में पाठ है आपका गीता मर्म, उसमें से लिया गया है, तो ये भी आप पढ़ लेना। फिर तीसरी 2 लाइनें और दी हुई हैं, जो जन सेवा के लिए नीचे गिरना स्वीकार करते हैं, ये भेड़ाघाट नाम के पाठ से लिया गया है और लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। भेड़ाघाट पाठ है जो आपका, और इसमें इन्होंने नर्मदा के किनारे की शोभा का वर्णन किया हुआ है। फिर एक और है वृद्ध सेठ जी की धरोहर मोहन की सेठानी के यहाँ छोड़कर, है ना। इसमें भी प्रसंग सहित व्याख्या करना है आपको, तो ये संदर्भ दिया है याचक और दाता के पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर और प्रसंग बूढ़ी औरत की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। अब आगे आपका पत्र दिया है, अगर आपने पत्र पहले से याद किए हुए हैं तो प्रश्न इसमें से लेना और उत्तर आप अपना लिख सकते हो। परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई देना है, उसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको तारीख डालना है, उसका पता डालना है, फिर तारीख डालना है। आपका कल पेपर है अगर आप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के हैं तो, और अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो 2-3 दिन बाद है, दोनों का पेपर अलग अलग है, दोनों के लिए है ये।
ये प्रिय मित्र नमस्ते, और फिर बीच में आपके मन में जो भावनाएं हैं वो लिख सकते हो। आखिरी में सबके माता पिता को प्रणाम करके और यहाँ तुम्हारा मित्र करके लिखना है। फिर दूसरा आपका है अपने पिताजी को परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए एक पत्र लिखना है। बस ये वैसा का वैसा ही रहेगा। यहाँ का पता यहाँ पर आ जाएगा, पूज्य पिताजी सादर चरण स्पष्ट, और अंदर का मैटर वैसा का वैसा ही है। फिर तीसरा है आपका, ये दो तो पत्र हो गए ऊपर के। अब ये आपका शिक्षण शुल्क में मुक्ति के संबंध में अपने विद्यालय के प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। सबसे पहले आपको प्रति लिखना है, फिर श्रीमान प्राचार्य महोदय, प्राचार्य में गलती मत करना, प्राचार्य यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप इसी में से देख करके लिख लेना। यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं या आपको जो समझ में आ जाए, दूसरे स्कूल का नाम लिखना है वो लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे महोदय लिख के ही शुरू करना है ना। अब बीच में जो भी मैटर जैसा दिया है वैसे ही करना है। यहाँ आपको डेट डालना है इस साइड, और यहाँ आपका आज्ञाकारी करके आपको अपना नाम या रोल नंबर जो भी लिखना हो वो आप लिख सकते हो। फिर आगे ये किसी प्रसिद्ध स्थान के बारे में बताते हुए मित्र को पत्र है ना। तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। फिर ये कक्षा अध्यापक, देखो पहले जो दिया था वो प्राचार्य के लिए दिया था, प्राचार्य यानी आपका प्रिंसिपल, और ये आपकी जो क्लास टीचर होती है उसको बोलते हैं कक्षा अध्यापिका, है ना। यहाँ पर आप जब लिखेंगे ये, तो आप इसमें हिंदी की गलतियाँ मत करना। हिंदी में मात्राओं की नंबर कटते हैं, तो ये यहाँ पे वैसा का वैसा देख के उतार देना। ये तरीका देख लो आप। अब आपके दोबारा प्रश्नों के उत्तर शुरू हो गए हैं। संगीत की महिमा को अपने शब्दों में लिखिए, है ना। फिर दूसरा है संवत्सर के विषय में अपने विचार लिखिए। आपने पहले से कहीं से याद किया हो तो उसमें से कर लेना, प्रश्न इसमें से देख लेना। आगे है पेड़ों की रक्षा करने हेतु बिश्नोई समाज के कार्यों का वर्णन कीजिए। और फिर एक प्रश्न है आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसको तो अच्छे से कर ही लेना है ना। अब मैं आपको आगे व्याकरण बता देती हूँ। पहले मैं आपको निबंध बता रही हूँ। ये दीपावली पे दिया है। सबसे पहले आप इसमें संकेत बिंदु लिखना कि अर्थ क्या है दीपावली का, क्यों मनाई जाती है। ये बिंदुओं के आधार पे लिखोगे तो सही लिखा जाएगा। सफाई, बसा, सज्जा, फिर क्या होता है हम पूजा करते हैं, फिर प्रकाश होता है, फिर आतिशबाजी होते हैं और उपहार देते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, फिर बुराई क्या है और उपसंहार, है ना। ये दिया हुआ है, आप इसमें से देखकर याद कर लेना। अब आपका दूसरा निबंध है स्वतंत्रता दिवस पर। तीसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप। सबके संकेत बिंदु पहले अच्छे से समझ लेना। फिर स्वच्छता पर है, ये भी आ सकता है, स्वच्छता के ऊपर भी।
स्वच्छता, साफ सफाई अर्थात अपनी और अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि स्वच्छता है वहीं स्वास्थ्य है। स्वच्छता पर तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। आपको निबंध में अपने मन के विचार भी व्यक्त करना चाहिए। तो 2019 में स्वच्छ भारत का सपना पूरा होगा, यह मोदी जी की काट ही नहीं बल्कि हर भारतीय का सपना होना चाहिए। फिर आगे प्रदूषण की समस्या पर दिया हुआ है, ये भी समस्या बहुत बड़ी है। प्रदूषण के 3 अंग होते हैं, वायु, जल और भूमि प्रदूषण। इसके ऊपर तो प्रश्न उत्तर भी हैं साइंस में। अब आगे आपका है बसंत ऋतु। ये निबंध आपको बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन कई बार आ जाता है। बसंत ऋतु अभी चल रही है। अभी बसंत पंचमी गई है अपनी। भारतवर्ष ऋतुओं का देश है। यहाँ समय समय पर विभिन्न ऋतुएं आकर प्रकृति की शोभा बढ़ाती हैं। एक वर्ष में 6 ऋतुएं हैं, बसंत, ग्रीष्म, शरद, हेमंत और शिशिर। समय अनुसार आकर मौसमों में परिवर्तन भी ये ऋतुएं लाती हैं। बसंत ऋतु को ऋतुराज, ऋतुरानी आदि संज्ञाएं भी दी गई हैं। देखो एक क्वेश्चन इसमें आपका ये भी बनता है, होली कौन सी ऋतु में आती है? तो बसंत पंचमी में, बसंत ऋतु में आती है होली, है ना। ये आपके निबंध खत्म हो गए हैं। अब मैं आपको व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम और ये चीज़ें भी बता देती हूँ। कभी आपको वो भी इसमें देखना हो तो वो देख सकते हो। उसके बाद आखिरी में मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगी और खाली स्थान बताऊंगी। ये आपका व्याकरण खंड है जो कि भाषा से शुरू होता है ना। भाषा अपनी बात कहने या विचार करने के जो दो साधन हैं वह मौखिक और लिखित, इसे ही भाषा कहते हैं। ठीक है। भाषा के रूप आ सकते हैं कि भाषा के कितने रूप हैं, तो भाषा के 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। और एक प्रश्न आपका ये बनता है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है ना। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है, जो सदैव बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं मतलब जैसे अपन कॉपी खोलते हैं ना, तो यहाँ से इस साइड को ऐसा लिखते हैं, तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। नहीं, ये चीज़ गलत है। राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, राजभाषा है। भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है। फिर व्याकरण में पहले है वर्ण। वर्ण क्या होता है? सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है। वर्ण मतलब जैसे वर्णमाला होती है ना अपनी, ये आ है, आ, ये अपना आ है, इसके टुकड़े कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ये वर्ण है ना। वर्णमाला, वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, ये छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, इनकी मात्राएं बनती हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? का से ज्ञा तक। और ये संयुक्त है, सा, ये छा त्रा ज्ञा, ये संयुक्त व्यंजन है, छा त्रा ज्ञा। अब ये संयुक्त वर्ण किस किस से मिलके बनते हैं? ये आ सकता है, मान लो ये उन्होंने दे दिया कि छा किस किस से मिलके बना है, तो का और सा, इनसे मिलकर के छा, छतरी का, कक्षा वाला छा बना है। और त्रा,
ता और रा से बना है। ज्ञा काय से बना है? जा और ये जो ज्ञा होता है उससे। स्रा, सा और रा से। अब आपका आता है अनुस्वर और अनुनासिक। अब ये अनुस्वर क्या है? अनुस्वर का अर्थ है स्वर के अंत में आने वाली ध्वनि जिसका नासिक व्यंजन कहलाता है। अनुस्वर शब्द के मध्य या अंत में ही आ सकते हैं। ये दिए हुए हैं। अनुस्वर मतलब अंग की बिंदी। तुम तो बस इतना ध्यान रखो, ये अंग की बिंदी है ना, जो वो अनुस्वर में आती है ना। जैसे ये पंक, पंच, पंड, ये अंग की बिंदी मतलब अनुस्वर, और आहा चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक। ये अनुनासिक। फिर आपका संज्ञा दिया हुआ है, तो संज्ञा के भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा थोड़ी सी कठिन है, जैसे बुढ़ापा, सुपुत्र, सत्य। ये क्या है? भावना से जुड़े हुए हैं, हमारी मन की भावना उससे जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये आप पढ़ लेना। फिर उसके बाद सर्वनाम है। सर्वनाम तो आपको पता ही है कि संज्ञा के स्थान पर, जैसे राम है, राम मंदिर गया और फिर बोल दिया कि वह मंदिर गया, तो वह क्या है? राम के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग सर्वनाम हो गया। सर्वनाम के भेद: मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चित सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आप वीडियो को रोक रोक करके पढ़ना। फिर लिंग है। लिंग स्त्री, लिंग से संज्ञा के पुरुष या स्त्री होने का ज्ञान होता है। एक पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का ज्ञान होता है, स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का ज्ञान होता है। फिर आपके वचन है, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन हिंदी में एक वचन और बहुवचन होते हैं। फिर उसके बाद आपकी क्रिया है ना। क्रिया जिस शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पत्र लिखता है, तो ये इसमें लिखना क्या है? क्रिया है। तुम पढ़ते हो तो पढ़ना क्या है? क्रिया है। क्रिया 2 प्रकार की होती है, भेद: सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। फिर विशेषण, किसी चीज़ की विशेषता बताना, जैसे राम छोटा है, गुलाब लाल है, ये क्या विशेषता बताई जा रही है? वो विशेषण है। अब आपका ये विशेषण के कितने प्रकार हैं? आप अगर ये वीडियो व्याकरण में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो बहुत अच्छे वीडियो बना के हमने डाले हैं बहुत डिटेल में, आप उसमें से भी देख सकते हो। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण। फिर है आपका क्रिया विशेषण, जो विशेषता तो है लेकिन क्रिया के साथ है। जिस शब्द से किसी क्रिया या पद की विशेषता बताई जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राधा तेज चलती है, राधा चलती है लेकिन कैसी चलती है? तेज। अब ये विशेषता किसकी बताई जा रही? राधा की, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के प्रकार यानी भेद: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। फिर आपके काल हैं। काल क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब ये आपका कारक है आगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य किसी शब्द के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। ये कारक हैं। कर्ता, कर्म, करण ये विभक्तियां हैं और ये प्रयोग चिन्ह होते हैं। कर्ता ने, प्रथम ने, को, के द्वारा, ये सब। अब आपका है वाक्य विचार। वाक्य ऐसे शब्द समूह को कहते हैं जिसके सुनने से कहने वाली की पूरी बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, है ना। ये हो गया। ये वाक्य के भेद: संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये मैंने आप
ने एक वीडियो बनाया आपका हिंदी में, उसमें बहुत ही विस्तार से बताया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हो। ये मिश्रित वाक्य है, ये आश्रित संज्ञा उपवाक्य है, ये विशेषण उपवाक्य है। ये इसके प्रकार हैं मिश्रित वाक्य के। मिश्रित वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण। फिर तीसरा आपका संयुक्त है। फिर वाक्य रचना की विशेषताएं। शुद्ध वाक्य के गुण विशेषताएं होती हैं आकांक्षा, फिर योग्यता, फिर सार्थकता, पदक्रम, अन्वय, आसक्ति। फिर वाक्य के घटक या तत्व, ये प्रश्न आ सकता है। वाक्य के घटक या तत्व उद्देश्य और विधेय दो होते हैं। अभी अंदर भी मैंने आपको समझाया था, एक प्रश्न आया है इसके ऊपर। फिर वाक्य विग्रह दिया हुआ है। फिर शब्द युग्म दिए हुए हैं आपके, समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द, निरर्थक शब्द युग्म और पुनरुक्त युग्म। फिर दिए हैं विराम चिन्ह, है ना। वाक्य या वाक्यांश को बोलने के बाद अर्थ को स्पष्ट करते हुए हम रुक सकते हैं, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे यदि राधा कार्य करो, जैसे ये दिए हुए हैं, इतने सारे विराम चिन्ह होते हैं आपके, ये भी आपके बुक में दिए हुए हैं। अल्प विराम है ये, फिर अर्ध विराम, फिर पूर्ण विराम, फिर संयोजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। संयोजक चिन्ह तो बुक में कई बार आए हैं, मैंने वीडियो में बताए हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह आप जानते ही हो, ये है। विस्मय बोधक आदि चिन्ह हैं। फिर आपकी संधि है। संधि आपकी बुक के पीछे मैंने आपको डिटेल से बताई है। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये आपकी बुक के पीछे भी दिए हैं, आप उसमें से पढ़ सकते हो। मैं ये दिखाई दे रही हूँ आपको। अब ये संधि के नियम दिए हुए हैं कि कौन सी संधि किस प्रकार से बनती है। फिर यहाँ से विसर्ग संधि आ गई है, जिसमें ये हलंत लगता है, वो विसर्ग संधि होती है। ठीक है, अब आपके समास हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास के ये प्रकार हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, ये इसके उदाहरण दिए हुए हैं। फिर आपका दूसरा है तत्पुरुष समाज, और ये इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं। फिर द्विगु समास। द्विगु समास सबसे सरल है, इसमें संख्याएं होती हैं, पंचवटी, त्रिभुवन, चौराहा, नवरात्र, ये। और द्विगु के बाद में द्वंद्व होता है। द्वंद्व मतलब दोनों बराबर, देश विदेश, टीका टिप्पणी, जड़ी बूटी, माँ बाप, ये माता पिता, है ना। अब उसके ऊपर आपके दिए हुए हैं कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये आपका हो गया
समास के बाद आपके उपसर्ग हैं। ये आप उपसर्ग बहुत ज़्यादा डिटेल में हमारे एक वीडियो में डले हुए हैं, प्रत्यय और उसका अलग से डाला हुआ है। इसमें भी ये आपके मुख्य मुख्य दिए हैं, तो आप इनको फटाफट अच्छे से पढ़ लेना। ये मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। उपसर्ग किसी भी उसके आगे लगता है, जैसे ये मान दिया है तो ये सम्मान आधा सा लग जाएगा। योग, योग के आगे ये उप लग जाएगा तो उपयोग, यानी उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। जैसे ये उदारता लग गया तो ये उदारता नया शब्द बन गया। फिर आगे आपके तत्सम और तद्भव शब्द हैं, है ना। तत्सम वे शब्द हैं जो मूलतः संस्कृत या किसी अन्य भाषा के हैं किंतु हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो गया। मतलब तत्सम शब्द वैसे के वैसे ही ले लिए गए हैं। और तद्भव क्या है, संस्कृत या प्राकृतिक या अन्य भाषाओं से लिए गए हैं लेकिन उनका रूप बदल करके अपन यूज करते हैं। जैसे तद्भव रूप बदल के लिया है तो पक्षी, और तत्सम क्या है उसका पंछी। तो ये इसमें अंतर है ना, ये आप देखना। अब आपके आगे रस दिए हुए हैं। रस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है और फिर बता रही हूँ कि ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे वीडियो देखना। रस के 4 अंग हैं। रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये याद रखना। और रस के प्रकार 10 हैं। पहला श्रृंगार रस, जिसका रति स्थायी भाव है। फिर ये दिए हुए हैं इतने, और इसके आगे इनके स्थायी भाव दिए हुए हैं। फिर ये छंद दिए हैं आपके। छंद के प्रकार मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। आपने वीडियो देखा है तो उसमें से आपको समझ में आ गया होगा। छंद के अंग, छंद के अंग अलग हो गया और छंद के प्रकार अलग हैं। छंद के प्रकार 2 हैं, मात्रिक और वर्णिक। छंद के अंग हैं चरण, यति, गति, मात्रा, तुक, यण, छंद के ये अंग हैं। अब मात्रा जो है, मात्रा के भी 2 प्रकार हैं, हास्य और दीर्घ, मतलब छोटी और बड़ी। ये जिसको हम लघु और गुरु कहते हैं। ये गुरु को हम ये एस के ऐसे चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं और लघु को ये इस टाइप के डंडे से, आई के जैसे से। ये इसका एक दोहा दिया हुआ है, ये लगी हुई हैं मात्राएं। दोहे में 13 मात्राएं होती हैं पहले और तीसरे चरण में, है ना। सोठा, यह एक मात्रिक छंद है। सोठा कैसा छंद है, मात्रिक। इसमें 11 होती हैं। पहले इसके विषम चरण में 11 मात्राएं होती हैं, सम चरण में 13 होती हैं। फिर चौपाई आ गया। फिर ये आपका रोल और कुंडलियाँ, इनके उदाहरण भी आप देख के याद कर लेना। अब ये आपके अलंकार हैं। अलंकार के भेद, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, है ना। अब ये शब्द अलंकार के भी भेद दिए हुए हैं। शब्द अलंकार के सबसे ज़्यादा भेद हैं, अनुप्रास अलंकार है, इनके उदाहरण यमक अलंकार, फिर श्लेष अलंकार। दूसरा अपना जो अर्थ अलंकार है उसके भेद दिए, उपमा, उपमेय और उपमान। फिर ये रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षण अलंकार। ये आपके विलोम शब्द हैं। विलोम का मतलब उल्टा होता है, आपको पता ही है ना, भला का बुरा। ये दिखा दिए मैंने आपको इसमें।
अब ये आपके पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची मतलब एक उसके अनेक नाम। अब ये अनेक शब्द के लिए एक शब्द है जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शक, उपकार मानने वाला, कृतज्ञ। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि हमारे बहुत वीडियो डले हुए हैं हिंदी व्याकरण के, प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर लेना और उसमें से भी ज़रूर पढ़ लेना। ये तो मैं आपको मेन मुख्य बता रही हूँ। इसमें और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो उसमें देखना। ये मुहावरे का पहले अर्थ लिखना होता है, जैसे धरना देना, अड़कर बैठना। अब ये प्रयोग, किसानों ने अपनी मांग के समर्थन में तहसीलदार धरना दिया। आप रुक करके और पढ़ लेना। और ये जो वाक्यों में प्रयोग दिया है वो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको इसी में से लिखना है, बस इसका अर्थ सही लिखना आप। अर्थ में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। जैसे आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। अब बहुत प्यारा में इसने दिया श्री कृष्ण अपने माता पिता के आँखों के तारे थे। आप अपना भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बस अर्थ उसका सही लिखना है। ये अब लोकोक्तियाँ हैं आपकी। अब आपका ये जो प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ये दिए हुए हैं। तो ये आप देख करके 4 उसमें से पढ़ लेना और सही उत्तर भी देख लेना। बाकी पाठ मैंने आपको समझा ही दिया है। इसमें आपकी पाठ के अंदर के भी हैं और व्याकरण से संबंधित भी दिए हुए हैं। जैसे ये दिया हुआ है, देखो, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। पहले आप वो पढ़ने के बाद में अगर ये पढ़ेंगे ना तो आपको इसके उत्तर देना आसान हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये आखिरी में दिखा रही हूँ कि पूरा पाठ पढ़ने के बाद आप इसको अच्छे से कर सकते हो। ये देखो, वीणा वादनी किसे गा गया है, कि पहले पाठ का है ये, है ना। अब ये विकलांगता शब्द में प्रत्यय पीछे लगते हैं, है ना। ये लगा है, विकलांग होता है तो ता लगा दिया तो ये प्रत्यय हो गया। ये आपके यहाँ से रिक्त स्थान है, ठीक है, खाली स्थान है। अब इनके उत्तर आपको मैं बताती जाती हूँ। विक्रमादित्य, यहाँ पे सामने इनके उत्तर दिए हुए हैं। पूरा पाठ पढ़ने के बाद आप इनको पढ़ रहे हैं, इसलिए आप इनको आसानी से हल कर पाएंगे। आपको मैंने पूरा बता दिया है, समय की कमी की वजह से पढ़ के नहीं बताया है। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और दूसरों को भी ये शेयर कर देना। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।